गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। तो आज हम लोग जेटेट के लिए सिविक सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और इन प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप लोग जाके केसी बुंडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है, भारतीय संविधान के मूल भाग में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो संविधान का जो मेन पार्ट था यानी कि जो मूल भाग था जिसको मूल प्रति कहा जाता है, ठीक है, उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी यानी कि आर्टिकल कितने थे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 392, ऑप्शन नंबर बी 395, ऑप्शन नंबर सी 440 और ऑप्शन नंबर डी 445, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के मूल जो संविधान का पार्ट था, ठीक है, उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, भाग थे 22 और अनुसूचियों की संख्या थी 8, ठीक है। टोटल 395 क्या थे अनुच्छेद, भाग थे 22 और अनुसूची थे 8। उसके बाद फिर से ये सब आगे निरंतर चेंज होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेन पार्ट था उस पर बस इतना ही था। आगे देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, ठीक है। आपके ऑप्शन से ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी एन राव, ठीक है। वैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो बी एन राव थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो देशी रियासतों को अपने कब्जे में ले सके यानी कि उनको भारत में शामिल करा सके, ठीक है। आगे है, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, यानी कि कौन सा इन चारों में से वो एक शब्द है जो कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, जो कि हम लोग संविधान बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट में जो रहता है प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए न्याय, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन नंबर सी बंधुत्व और ऑप्शन नंबर डी संघीय, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघीय। संघीय जो वर्ड है वो कहाँ पे नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 21, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। और ऑप्शन से अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281 और अनुच्छेद 282, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है हम लोग को अनुच्छेद 280 में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है, ठीक है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जेनिंग्स, केसीवियर, ए वी डायसी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिंग्स। एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिया हूँ, ठीक है, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यानी कि या तो वे हाई स्कूल टीचर हैं, या तो फिर वे मिडिल स्कूल टीचर हो, या तो फिर वे पीजीटी टीचर हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। आगे है, लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या है, ठीक है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या है, और आपके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष,
डी 1 वर्ष। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति जो होता है ये लोकसभा का एक समिति होता है और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, और ये जो 30 सदस्य होते हैं ये सब सदस्य होते कहाँ से हैं? तो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो इसका जो समयावधि है यानी कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? तो 1 वर्ष का है। ठीक है, यानी सही आंसर 1 वर्ष। आगे है सरकारिया आयोग किनके बीच के संबंधों के पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया था? ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, बी विधानमंडल और कार्यपालिका, सी कार्यपालिका और न्यायपालिका, और डी केंद्र और राज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। ध्यान से देख लीजिए, सरकारिया आयोग जो है वो बनाया गया था केंद्र और राज्य के संबंध के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ठीक है, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? और ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। इसके बारे में कुछ बातें और मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा। 42वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 1976 में। ठीक है, और ये जो मौलिक कर्तव्य का जो यहाँ पे बात बताया जा रहा है, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया था वो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। ठीक है, और वो जो अनुशंसा की गई थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा वो अनुशंसा की गई थी। ठीक है, और लिया गया था कहाँ से? तो सोवियत रूस से, यानी इसको आप सोवियत संघ रूस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ और रूस एक ही था, उस समय अलग अलग नहीं हुआ था। अभी सोवियत संघ का बिखराव हो चुका है, यानी कि वो विखंडन हो चुका है और 10 अलग अलग राष्ट्रों में टूट चुका है। ठीक है, तो उस समय जो था वो सोवियत रूस ही कहलाता था। आगे देखते हैं। और एक बात यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे संविधान मतलब संशोधन किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? ठीक है, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? तो आपके ऑप्शन हैं ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति और डी लोक उद्यम समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा जो समिति है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22। ठीक है, 22 होती है, जिसमें से लोकसभा से आते हैं 15 सदस्य, लोकसभा से 15 सदस्य और 4 सदस्य जो आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 22। तो ये 22 जो सदस्य हैं ये सदस्य होते हैं कहाँ पे? लोक लेखा समिति में, और इसी समिति को कहा जाता है संसद की तीसरी आंख। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत है एक, ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? ठीक है, और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्य चुनाव अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी मुख्य सचिव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? ठीक है, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
केटी शाह, ऑप्शन नंबर बी सुभाष कश्यप, ऑप्शन नंबर सी डीडी बसु और ऑप्शन नंबर डी आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है केटी शाह, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, पंचायती राज सम्मिलित है। ठीक है, और ऑप्शन है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और अवशिष्ट सूची में। ठीक है, तो पंचायती राज जो है वो सम्मिलित है कहाँ पे? राज्य सूची में। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य का विषय है कौन? पंचायती राज। ठीक है, आगे है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, और आपके ऑप्शन है नामित सभापति, बी नामित आयुक्त, सी चुना हुआ मेयर, डी चुना हुआ आयुक्त। ठीक है, तो जो इसका औपचारिक हेड होता है वो कौन होता है? चुना हुआ मेयर, जिसको कि जनता चुनती है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे ये डायरेक्टली नहीं चुना जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन जनता ही चुनती है। ठीक है, और चुना हुआ आयुक्त ये मेन काम तो यही करता है। ठीक है, मेन जो काम करता है यानी कि सरकार का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? चुना हुआ आयुक्त। ठीक है, यानी कि आयुक्त, ये आयुक्त यानी कि इसी को कहा जाता है म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, और यही मेन काम करता है, लेकिन औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रमुख कौन होता है? चुना हुआ मेयर। ठीक है, आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, केंद्रीकरण और उसका उल्टा क्या होता है? विकेंद्रीकरण। ठीक है, आपके ऑप्शन है पंचायत राज की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जरा सा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण समझा देना चाहूँगा। देखिए, केंद्रीकरण क्या होता है कि सभी ओर से एक केंद्र। ठीक है, यानी कि अगर देश इतना बड़ा है और सब यानी कि विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, तो उन सब का कोई एक हेड होगा, वो कौन होगा? केंद्र। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी क्या है? दिल्ली। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि जो मेन सत्ता होती है वो किसी एक के हाथों में ना होके सबके हाथों में होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है कि सबके हाथों में सत्ता होगी। ठीक है, अपने अपने एरिया का अपने अपने हाथ में होगा। तो जो पंचायत जो है, ये पंचायत ये सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे छोटी क्या है? पंचायत है। तो पंचायत को अगर आप अपना अधिकार दे रहे हैं कि वो अपना एरिया को संभाले, ठीक है, जितना भी उसमें न्याय प्रणाली भी वो अपने एरिया में संभाल सकती है, तो वो ये क्या है? ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि पंचायत राज की स्थापना करना। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज सबसे अंतिम में आता है, यानी कि सबसे छोटा है। ठीक है, लघु है, और उसको अगर आप कोई अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ न्याय करने का, कहीं पे भी कोई जिम्मेदारी उठाने का, कोई भी डिसीजन लेने का, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो विकेंद्रीकरण का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पंचायत राज की स्थापना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 72वां, ऑप्शन नंबर बी 73वां, ऑप्शन नंबर सी 74वां, ऑप्शन नंबर डी 75वां। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ऑप्शन नंबर बी 73वां। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से ये क्या था? पंचायती राज। और 74वां से क्या हुआ था? तो नगरपालिका। ठीक है, आगे है भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू की गई थी? तो वो राजस्थान है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए धर्म की राजनीति से पृथकता, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी राज्य का कोई धर्म न होना, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक समानता। ठीक है, ये प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य का कोई धर्म ना होना। ठीक है, धर्म निरपेक्षता इसी बात को इंगित करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना। ठीक है, आगे देखते हैं। मंडल आयोग का संबंध किससे है? ठीक है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शन हैं पिछड़ी जाति, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। ठीक है, देखिए ऑप्शन है क्या, पिछड़ी जाति, यानी इसी को कहा जाता है ओबीसी। ठीक है, और अनुसूचित जाति इसको कहा जाता है एससी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास, इसका फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल ट्राइब और उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो मंडल आयोग का जो संबंध है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिछड़ी जाति से। ठीक है, मंडल आयोग ने ही ये अनुशंसा की थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। किसने अनुशंसा की थी? तो मंडल आयोग ने अनुशंसा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिछड़ी जाति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल केसी बुंडू को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।